Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read History of 6th class chapter 9 Trades, Kings and Pilgrims. How to find out about trade and traders. You read about the northern black polished ware in chapter 8. इसमें हम पढ़ेंगे व्यापारी राजा और तीर्थ यात्रियों के विषय में पढ़ेंगे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी क्या है, इसका अध्ययन हम लेसन 8 में कर चुके हैं, जिसके उत्तर काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। जिसे खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ हैं, इस उपद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। इसमें क्या होता है कि इन जगहों में ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे, इसका अनुमान हमें लगाना चाहिए कि जहाँ ये बनते हैं वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग जगह पर बेचते हैं। तो दक्षिण भारत सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? दक्षिण भारत। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी महंगी है कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाया जाता है। व्यापारी इस सामान को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता था। ए पोयम अबाउट ट्रेड, एक पोयम दी है इसमें, व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता दी है कि व्यापारियों ने कई समुद्र के रास्ते खोज निकाले। इसमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी करते थे और वे अफ्रीका व अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे और दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना उनको क्या था? पसंद था। तो इनकी जो लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का क्या करवाया? उन्होंने निर्माण कराया। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्टस, समुद्री तटों से लगे हुए राज्य। तो समुद्री तटों से लगे हुए राज्य कौन से हैं? जो इस उपमहाद्वीप में दक्षिण भाग का बड़ा तटीय प्रदेश है, जिसमें बहुत से पहाड़ हैं, पठार हैं, नदी के मैदान हैं और नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ बताया है। जो मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं के मुबलेदान की जो चर्चा मिलती है वो इसे एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये चोल, चेल और पांडे हैं, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं ने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, जिसमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन बुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै, है ना। तो ये मुखिया लोग से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभिमान भी निकालने पड़ते थे इनको, और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन भी अपने पास रख लेते थे और बाकी अपने समर्थकों, रिश्तेदारों, सिपाहियों, है ना, उन लोगों में बांट दिया करते थे। उन अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं भी लिखी हैं, जिन्हें कीमती उपहार सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर वस्त्र दिया करते थे। वो लोग कविताएं लिखते थे तो दिया करते थे उनको। इसमें लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री
कणी था। इसके बारे में हमने उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए उल्लेख से पता चलता है। इसमें ये जो मानचित्र दिया हुआ है 105 पेज पे, तो उससे हमें ये सब पता चलता है कि सातकर्णी राजवंश था, उसका पुत्र गौतमी था। इसके बारे में हमें इसमें उल्लेख मिला हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, रेशमी मार्ग की कहानी। अब रेशमी मार्ग मतलब जैसे कीमती चमकीले रंग और चिकने मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। वो तो बहुमूल्य होते हैं रेशमी कपड़े, है ना। तो जो रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि रेशम के जो कीड़े से कच्चा रेशम निकलता है, सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। इसमें रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाया रखा, पर चीन से पैदल घोड़े और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे, जिससे रास्ते में ये लोग यात्रा करते थे। वहाँ रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। कभी कभी चीन के जो शासक ईरान और पश्चिम एशिया से शासकों को उपहार के तौर पर क्या देते थे, रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई, धीरे धीरे वो पश्चिम की ओर फैल गई और करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर उनको गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, इसलिए रेशमी कपड़ा और ज़्यादा महंगा हुआ। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है, जिसमें कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रियों को कर देना पड़ता था। शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले में शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा मिलती थी। सिल्क रूट पर जो नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कौन है? कुषाण थे, जो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम भारत पर इनका शासक रहा है। पेशेवर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इसके ही राज्य में हिस्सा बनी है, जिसमें शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहान के पत्तनों तक जाती है। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशमी जो रेशम है पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। द स्पीड ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रचार। अब इधर से बौद्ध धर्म का प्रसार शुरू हुआ, जिसमें क्या हुआ, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, उसने करीब 900 साल पहले शासन किया। उसके लिए बौद्ध परिषद का गठन किया गया, जिसमें एकत्रित होकर विद्यमान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अवशिव घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब तक इन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, बौद्ध विद्वानों ने, है ना। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, मूर्ति की बुद्धि की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई थी। इसमें मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, उसमें अधिकांश क्या हुआ, मथुरा में तो उच्च तक्षशिला भी बनाई गई। इसके बाद जो दूसरा परिवर्तन इसमें हुआ वो है बौद्धिक सत्व में आस्था को लेकर आया। बौद्धिक सत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांत वास करते हुए ध्यान साधना करते हैं,
लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, बोधिसत्व की जो पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, उसे पूरे मध्य एशिया और चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों क्या हुई गुफाएं खुदवाई गई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।